ग्राम्य पशु संघेषु अतरुणेषु स्त्री ग्राम्य पशु संघेषु अतरुणेषु स्त्री ग्राम्य पशु संघेषु सप्तमी का बहुवचन। अतरुणेषु क्या लिखा है? ठीक लिखा है। अच्छा, पहले प्रथमा का एक वचन लिखा था, उसको काट के हमारे यहाँ सप्तमी वचन कराया गया। और स्त्री प्रथमा का एक वचन, 3 पद है। ग्राम्य भवाहा ग्राम्याहा, गांव में जो होने वाले पशु, कुत्ता बिल्ली गाय, ये सब क्या है? गांव में होने वाले पशु। और ग्राम्य पशु के अलावा दूसरा ढंग का कौन सा पशु है फिर? आरण्यक पशु, जो जंगल में होने वाले, शेर है, हाथी है, बड़े बड़े चीज़ नहीं, उनको कहेंगे हम आरण्यक पशु। 2 प्रकार के पशु विभाग कर लेंगे। उसे ग्राम्य पशुओं को लेकर यहाँ कह रहे हैं। ग्राम्य भवा ग्राम्याः, ग्रामाद या खयों सूत्र से यत प्रत्यवत ग्राम्य, खय हो गया तो ग्रामीण बनता है। ग्रामीण लोग बोलते हैं ना, ग्रामीण लोग, गांव के लोग। ग्राम्यश्चिते पशवश्चिति ग्राम्य पशवः, पहले तदित प्रत्यय हुआ, फिर समास हो गया कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुषः। ग्राम्य पशूनाम संगाः, ग्राम्य पशुओं का जो संग माने समूह। इति यहाँ अर्थ भी गया, संघाकारता के लिख भी दिए, समूहाः। ग्राम्य पशु संगाः तेषु ग्राम्य पशु संघेषु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ग्राम्य पशूनाम संगाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। न विद्यन्ते तरुणा येषु इति अतरुणेषु, जिसमें तरुण नहीं है। तरुण का मतलब जवान नहीं है, अर्थात बच्चे और बुढ़े हैं। बच्चे और बुढ़े, और यहाँ तो सभी उम्र के हैं। नहीं, हम लोग भी क्या है, सब ग्राम्य पशु हैं? नहीं है? क्या है हम लोग? हम लोग क्या हैं? मनुष्य। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगा मैंने पशु ही है, चरते फिरते हुए। तो हम लोग भी ग्राम्य पशु हैं एक तरह से, और समूह में चल रहे हैं, लेकिन जवान है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया तो अतरुणेश बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग में नहीं घटाया जा सकता है। ये तो गौओं में घटा रहे, इसलिए देखिए अतरुणेशु बहुरी समास है। हाँ, न विद्यन्ते तरुणा येषु संगेषु इति अतरुणेशु बहुरी समास। अनुवृत्ति आ रहा है शेषक, सर्वप्रणाम एक शेष एक भक्त, तो शेषक अनुवृत्ति है। विपरीत करना है। पुमान स्त्रिया ने क्या कहा था? स्त्री का निवृत्ति हो जाएगा, पुरुष का शेष रह जाता है। ये विपरीत करना है, पुरुष निवृत्त हो जाएगा, स्त्री शेष रहेगी। उसके लिए सूत्र आरंभ हुआ। अर्थ लिख रहे हैं, अतुर्णेषु ग्राम्य पशु संघेषु स्त्री शिष्यते पुमान निवर्तते। अतरुण से विशिष्ट ग्राम्य पशु के समूह में स्त्रीवाचक शब्द शेष रह जाता है, पुरुषवाचक शब्द निवृत्त हो जाएगा। पुमान स्त्रिया इत्यनेन पुंस शेषे प्राप्ते स्त्री शेषो विधीयते। उसके विपरीत या पुरुष शेष जो प्राप्त था उसको बाध करके स्त्री शेष के लिए विशेष विधान किया। उदाहरण है गावश्च वृषभाश्च इति, गौवें और सांड, वृषभ बने सांड। गाय और बैल ले लिया उसने, बात है कि पुल्लिंग लेना पड़ेगा ना। गाय और बैल को भी गौ ही कह देते हैं संस्कृत में।
उससे अच्छा गावश्च वृषभश्च कह दो। प्रकृति भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। एक पुरुष होना चाहिए, एक स्त्री। गौ हो गया स्त्रीलिंग और वृषभ हो गया पुल्लिंग वाले। और क्या होगा? वृषभ शब्द निवृत्त हो जाएगा, गौ शब्द रह जाएगा। और रूप क्या बनेगा? गावश्च इमाश्च चरन्ति, गावः इमाः चरन्ति। ये गौवें और बैले चल रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, खा रहे पी रहे। गावः चरन्ति, इन स्त्रीलिंग वाला शेष बचा। गावः इमाः, इसे जान के दिखा रहे। इमाः क्यों बोल रहे? स्त्रीलिंग बताने के लिए। पुल्लिंग में क्या होता? इमे, है ना? अयम इमौ इमे, यम इमौ इमाः, यम इमे इमाः स्त्रीलिंग में। इसे साथ में इमाः प्रयोग किया तो बताने के लिए स्त्रीलिंग शेष रह गया। गाव इमाः चरन्ति, यानी गौवे और बैले चर रहे हैं। एवमेव महिषाश्च महिष्यश्च, महिषाश्च महिष्यश्च इति महिष्यः इमाश्चरन्ति। भैंस और भैंसा दोनों चल रहे हैं। और फिर क्या हो गया? भैंसा जब पुल्लिंग है वो निवृत्त हो गया, भैंस स्त्रीलिंग शेष रह गया। संस्कृत में महिषाः भैंसा के लिए, महिष्यः भैंस के। पशु समूह है, सब बहुवचन में बोलना पड़ता है। गावश्च वृषभाश्च, संघ होना चाहिए, समूह होना चाहिए, एक वचन को लेकर नहीं। गौश्च वृषभश्च वहाँ नहीं लगेगा सूत्र। अकेले अकेले है ना, एक गाय और एक बैल, एक गाय और एक सांड, वहाँ सूत्र नहीं लगेगा। दो गाय दो सांड, वहाँ सूत्र नहीं लगेगा। तो संघ होना चाहिए। संघ माने समूह, समूह का मतलब बहुत्व, बहुवचन ही विग्रह वाक्य होगा। इसलिए गावश्च वृषभाश्च महिषाश्च महिष्यश्च, तो स्त्रीवाचक शेष रह गया, पुंवाचक निवृत्त हो जाता है। ये गाय बैल चल रहे हैं, इसी प्रकार से भैंस और भैंसा चल रहे हैं, चल रहे हैं, ये अर्थ होगा। इस प्रकार से आपके प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद पूरा हो गया। अथ तृतीय पाद, तृतीय पाद आरंभ होता है। सबसे पहला सूत्र है भूवादयो धातवः, भूवादयो धातवः। भूवादयो प्रथमा का बहुवचन, धातवः भी प्रथमा का बहुवचन। भूश्च वाश्च इति भुवौ, भूश्च वाश्च इति भुवौ। फिर आगे क्या लिखा है? गड़बड़ कर दिया, एक चीज छोड़ दिया यहाँ बीच में। लिखो आदिश्च, आदिश्च इति आदि, आदिश्च आदिश्च इति आदि। उसके बाद आएगा भुवौ आदि येषां ते, इसके बाद आना। भूश्च वाश्च इति भुवौ, उसके बाद में लिखो आदिश्च, आदिश्च इति आदि। लिखो आदिश्च, आदिश्च इति आदि, आदिश्च आदिश्चेति आदि। और उससे पहले था भुवश्च वाश्च इति भुवौ, भू और दीर्घ, भुवौ। फिर लिखा आपने, उसमें आगे आना चाहिए भुवौ आदि येषां ते भूवादयः, ये रूप बनेगा।
अभी पहला वाला आदि भूवस्य के साथ जोड़ेगा, दूसरा वाला आदि वाक के साथ जोड़ेगा, दोनों का अर्थ अलग है। पहले वाला आदि का अर्थ है प्रभृति और दूसरे का आदि है प्रकार। देखिए ये भी लिख रहे हैं स्वयं, भू इत्यवम आद्य वा इत्यवम प्रकारका, इसलिए भू इत्यवम आद्य वा इत्यवम प्रकारकाः। भू इत्यवम आद्य वा इत्यवम प्रकारकाः क्रियावचनाः शब्दाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। क्रियावाचक हो ऐसे जो ये हैं, ये क्रियावाचक कहाँ से लाए? वा से। वा है प्रकार जिसका, वा प्रकार का है। वा में प्रकार क्या देखनी है? वा है क्रियावाचक। वा का अर्थ क्या है? वा धातु का गति गंधनयो हो, गति मने क्रिया, क्रिभुवस्तिनः क्रिया सामान्यवाचिनः, क्रिया सामान्यवाची। इसलिए वासम लेंगे क्रियावाचिनः। क्रियावाचक कौन? जो पाणिनि धातु पाठ में है भूआदि, उनका क्या हो जाएगा? धातु संज्ञा हो जाएगा। इसलिए यहाँ भू है आदि में जिनका, ऐसे कितने धातु है धातु पाठ में? लगभग 2000 हैं। सूत्र धातु मिला करके 2228 माना जाता है। 2228 धातु है। पहले शुरू में बताया था व्याकरण पंचपाठी कहा जाता, पंचपाठी व्याकरणम। 5 पाठ होते हैं व्याकरण में। कौन से होते हैं? 5। सबसे पहले अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, दूसरा धातु पाठ, तीसरा गण पाठ, चौथा परिभाषा पाठ, वो भी है लेकिन यहाँ उणादि लेंगे। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम, भला था लिखाया है। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो परिभाषा पाठ और 5वां कौन सा? लिंगानुशासनम। ये 5 पाणिनि का पंचपाठ है। और उणादि है शाकटायन महर्षि का। इनके अलावा है फिट सूत्र, फिट सूत्र, इसका नाम ही रख दिया है फिट सूत्र। फिट बने फिश, फिश बने मछली नहीं लेना, प्रातिपदिक का दूसरा नाम फिश। मूर्धन्य निषकार है, इसका प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? फिट, फिड, फिशौ, फिशा, फिशम, फिशौ, फिशा, फिशा फिडब्याम फिडबी, फिशे फिडब्याम फिडबिया, फिशा फिडब्याम फिडबिया, फिशा फिशौ फिशाम, फिशे फिशा फिटसो फिटसो, हे फिट, हे फिट, हे फिशौ, हे फिशा, ये रूप चलता है। इसका अर्थ है प्रातिपदिक, जिसका भी अपने किए थे ना, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। जिसको पाणिनि ने प्रातिपदिक रखा उसको शाकटायन ने नाम रख दिया संक्षेप में फिश। वो सूत्र है। ये सब स्वर प्रक्रिया के सूत्र है। कब क्या स्वर होता है बताने के लिए फिट सूत्र बनाया। पाणिनि ने भी आया था ना, भी स्वरों का बारे में आया तो कुछ सूत्र यहाँ भी आगे भी आते रहेंगे। पाणिनि ने भी कुछ सूत्र बनाए हुए हैं, लेकिन पाणिनि के सूत्र के अलावा अलग सूत्र है आपके फिट सूत्र, स्वर प्रक्रिया का ही निर्णय है। और उणादि सूत्र वे हैं जब पाणिनि ने नहीं बनाया, जिन शब्दों को, उन शब्दों को बनाने के लिए विशेष सूत्र है, वो उणादि सूत्र कहा जाता है। इनके अलावा वार्तिक है। वार्तिक में भी कई जगह जो सूत्र में नहीं बताया, धातु पाठ में नहीं है, ऐसे भी धातुओं को गिनाया, कुछ कुछ आ गया। वो सब मिला करके 2228 जो क्रियावाचक है उनका धातु संज्ञा होता है। थोड़ा इसके हिंदी पढ़ लीजिए, आपको लाभ होगा।
उदाहरण दिया इन्होंने भवति, पठति और वाति। भू सत्तायाम धातु है। क्या है? भू सत्तायाम। उस धातु का धातु संज्ञा इस सूत्र ने कर दिया। भू इत्यस्मात् शब्दात् भूवादेव धातु इत्यनेन क्रियावाच्यत्वात् धातु संज्ञायां कृते सति। एक दूसरा भू भी है ना, जिसका क्रियावाच्य नहीं है। वो क्या है? वो भूलोक। भूलोक बोलते हैं कि नहीं? भूवरलोक, स्वरलोक, भूर्भुवः स्वः, है ना? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र होता है। वहाँ पर भू, भू क्या है? वहाँ लोक है, उसका धातु संज्ञा नहीं होगा। जो क्रियावाची भू है उसी का धातु संज्ञा होगा। इसलिए भू इत्यस्मात् शब्दात् क्रियावाचिनः भुवादेव धातु संज्ञा कृते सति। धातु संज्ञा करने में क्या होता है? लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य इत्यनेन सूत्रेण कर्तृविवक्षायां दशलकारः युगपत् खले कपोत न्यायेन प्राप्तः। बताया था ना पहले, खले कपोत न्याय क्या है? खले कपोत न्याय, हाँ, वृद्धा युवान शिव शिव कपोता, वृद्धा युवान शिशव कपोता यथा युगपत् खले पतंती। जवान, बुढ़े, बच्चे, कबूतर एक साथ उतरते हैं खलियान में, चुगते हैं। आपने आवाज़ और है तो सब इकट्ठे धड़ से भाग जाते। यानी कि पहले जवान भाग जाएंगे, फिर बच्चे जाएंगे, फिर बूढ़े धीरे धीरे जाएंगे। आदमियों में ऐसे होता है, इन कबूतरों में ऐसे एक साथ आते हैं, एक साथ हो जाते हैं। उसी प्रकार एक साथ 10 लकार प्राप्त हो गया। तब वर्तमान कालीन क्रिया विवक्षायाम लट वर्तमाने लट इत्यनेन सूत्रेण लटी करते भूधन लट। सीधे लट के स्थान में आदेश कर देंगे प्रत्यय। फिर क्या होता है? तिप जर्जी सिप्तस्थ भस्मस इत्यादि सूत्र आ जाएगा। और वो भी धातो हो इत्यधिकृत्य प्रत्यपरश्चिति सूत्र सहकारेण च 3 अधिकार सूत्र लाना पड़ता है। धातो हो प्रत्यय परश्च 3 अधिकार सूत्र की सहायता से तिप्त इत्यादि कितने प्रत्यय हैं? 8 प्रत्यय युगपत् खले कपोत न्यायेन प्राप्ताः। तब तंगानावात्मनिपदम शेषात् कर्तरि परस्वे पदम। तंग हिस्से का क्या हो जाएगा? तंग का नाम आत्मनिपद हो जाएगा। लोग कहते तंग मत करो, अरे तंग का नाम हमारे आत्मनिपद है। शेष की तरह बचा, तंग के अलावा हटा दिया तो तिस है ना। तिप्त से बस मस 30 है, स तक तिस। त से त आता ज था सात इड वही महिं को तंग बोला। तंग और तिस, तंग का आत्मनिपद, तिस का परस्पर संज्ञा हो गया। या और आत्मनिपद का निमित्त नहीं है। भू में क्या है? आत्मनिपद का निमित्त नहीं है। आत्मनिपद का निमित्त कौन होते हैं? अनुदातंगिता आत्मनिपदम। अनुदातित होना चाहिए, अंगोहित होना चाहिए। अनुदातित भी नहीं है, गोभित नहीं है। इसलिए आत्मनिपद निमित्त न होने से शेषात् कर्तृपदम से परस्वे पद हो गया। उसमें भी तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथमध्यमोत्तमाः तान एक द्विवचन बहुवचनान एकैकशः सूत्र है ना, रटे हैं सब। इन सूत्रों से क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में तिप प्रत्यय भूधन तिप। बहुत ही बना रहा हूँ, भूधन तिप एवं सब बना लें। भूधन तिप हो गया, पकार घलंत संज्ञा हो गया, पित्त है कि नहीं। तब कर्तरी शप विकर्ण प्रत्यय आता है। कर्तरी शप, शप का
अ बच गया, भू औ थी, तिंचित सार्वधातु, सार्वधातु संज्ञा करेंगे किसका? तिप का। फिर शब का भी सार्वधातु संज्ञा करेंगे क्योंकि शित है वो, पित भी है, इसे कर्तरी शब किया। ये पित ना होता तो गित हो जाता, सार्वधातु अपित, गित हो जाएगा, इसलिए पित किया गया। पित करने का लाभ क्या हुआ? सार्वधातु का आर्धातु का यो हो गुण हो जाएगा, भू का हो जाएगा भो अति, एचो अयवायावः भवति। इसे लंबी प्रक्रिया आगे आएगा विस्तार रूपेण, अब संक्षेप में भवती लिखा इसलिए बता दिया, पूरा लिखवाना पड़ेगा, क्रम पूरा लिखना पड़ेगा, याद करनी पड़ेगी कैसे होता है। पठ एवं पठ तिप अ पठती, एवं वा तिप शप आया, वा तिप शप आया, शप क्या हो जाता है? अधिक प्रवृत्तिभ्य शपा, लुक हो गया, तो वा और ति बचा, मिला दो, वातीर बना, वाति वात वांति, भवति भवदा भवंती, पठति पठदा के पठन्ति, वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं। जवाब क्या होगा? वयम पठामः, हम सब पढ़ रहे हैं। ये रूप सिद्ध होगा। अब हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको और सुविधा होगा। भू जिनके आदि में है तथा वा धातु के समान जो क्रियावाची शब्द है उसकी उनकी धातु संज्ञा होती है। यहाँ भू के साथ जो आदि शब्द है, देखो भू के साथ एक आदि शब्द जोड़ेगा, वा के साथ दूसरा आदि शब्द जोड़ेगा, इसलिए पहले हमने भूवश्च वाश्चेति भूवौ, ये भी है भूश्च वाश्च में दिया है ना शायद, हाँ भूश्च भी हो सकता है, तो उवंग के बिना भी प्रयोग हो जाएगा सीधे ही, भूश्च वाश्च भूवौ सीधे भी हो जाएगा। अन्य तो अध्याय करना पड़ेगा, जो है अनुकरण करो, प्रत्यय लाओ, झंझट ही नहीं। भूश्च वाश्च भूवौ, ये और आदिश्च आदि से नहीं लिखना जरूरी है, उसके बिना दो आदि नहीं आएगा ना। तो फिर एक भू का आदि के साथ जोड़ा, उसको एक कार्य देखो, भू के साथ जो आदि शब्द संबंधित होगा वह व्यवस्थावाची, व्यवस्थावाची माने वहाँ से शुरू करके अंत तक जाना है, जितने भी है लगभग 2000 हैं, सभी का नाम धातु पढ़ना है। और भू आदि में है जिनके, उनकी, इस तरह से अर्थ निकलेगा। तथा वहाँ के साथ जो आदि शब्द लगेगा वह क्या है? प्रकारवाची है ना। क्या लिखा? प्रकारवाची है वो। प्रकार का मतलब क्या बताया था हमेशा? तद्गत धर्म को बताना बताया था ना, वो समझाया था। मनुष्य में प्रकार क्या है? मनुष्यत्व, तस्य भावस त्वतलो सूत्र है, तस्य भावस त्वतलो, तस्य भावस। आगे क्या लिख रहे हैं? वो प्रकारवाची है न, वाक्य प्रकार वाली, वा में जो प्रकार है तादृश प्रकार वाली जो है शब्द, उन सबको दासंज्ञा होगा। प्रकार क्या है? वहाँ आगे लिख दिया क्रियावाची, से क्रियावाची भुवादिनः, क्रियावाचिनः भुवादयो धातु संज्ञा स्योऽर्थ। अतः भू जो पृथ्वी का वाचक आ गया ना, भू जो भूलोक पृथ्वी का वाचक है उसकी जो है धातु संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि वो पृथ्वी का वाचक है, क्रियावाचक नहीं है। जो क्रियावाची भू है उसी का धातु संज्ञा होगा, लोक या अन्य वास्तु अन्य वाची का नहीं होगा। इसी प्रकार वाक गतिगंध नहीं हो, जो क्रियावाची है उसी वाक की धातु संज्ञा होती है। एक और वाह है ना जो बार बार अभी आया है, वाह स्यात् माने विकल्प से हो, विकल्पवाची भी वाह है, उसका धातु संज्ञा नहीं होगा। इसलिए दोनों को विशेषण विशेष भाव करना पड़ा, इन दोनों को परस्पर में प्रवृत्ति और प्रकार अर्थ लेकर के दो आदि शब्द लाना पड़ा, नहीं तो इन सब जगह अतिव्याप्ति हो जाता। प्रतिवाचक भू को भी धातु संज्ञा हो जाता,
विकल्पवाचक वा का भी धातु संज्ञा हो जाता, और न होवे इसलिए परस्पर संबंध से जोड़ना पड़ा, क्योंकि ये तब वाह प्रकार क्रियावाची नहीं है। धातु संज्ञा होने से धातुओं के अधिकार में कहे गए तिबादी प्रत्यय आ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा भवति, पठति, वाति इत्यादि में है। अब आरंभ होता है इत संज्ञा प्रकरण। इत संज्ञा प्रकरणम उपदेश जनुनासिकयेत, उपदेश जनुनासिकयेत। उपदेश सप्तमी के एक वचन, अच प्रथमा के एक वचन, अनुनासिक प्रथमा के एक वचन और इत प्रथमा के एक वचन है। उपदेश यो अच अनुनासिको अच, उपदेश यो अनुनासिको अच तस इत संज्ञा भवति। उपदेश में जो अनुनासिक अच है, और उपदेश किसको कहते हैं? हाँ, धातु सूत्र गणों अनादि जो अभी बोले थे आप, उन सब का नाम उपदेश है। धातु सूत्र गणों अनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। उन उपदेश में आए हुए जो अनुनासिक कच्छ है उसका ये इत संज्ञा कर देगा। उपदेशे यो अनुनासिक इत संज्ञा से भवती। जैसे अभी जो आपने पठती रूप बनाया था, जब पठंग था, पठंग पठंग, ठ में अ था, वो था अनुनासिक, उसकी इत संज्ञा होकर के लोप हो गया। जिसका इत संज्ञा होता क्या होता है? वो उसका लोप हो जाता है। कौन करता है लोप? तस्य लोप, तस्य लोप लोप करता है। एवमेव और दृष्टांत क्या ले रहे हैं? वधंग, वधती बनेगा, एधंग एधते बनता है, सुंग सु तीन है, इसे आगे रूप पे नहीं दिया ना उन्होंने, दिया कुछ? हाँ, देना चाहिए। यदि वादिका लेंगे सवती, स्वादिका लेंगे सुनोती, अदाति का लेंगे सौती, तीन रूप, तीनों सु से बनता है, अलग अलग गण में है, इसे तीन अलग अलग रूप बन रहा है। अब यहाँ पर अनुनासिक एक उकार अधिक है। यहाँ वास्तव में क्या है? एक सु यूं है ऊ, और एक ऊ है, दूसरा ऊ रस ऊ है। ये ऊ क्या है? अनुनासिक है, इसकी संज्ञा हो जाएगी तो बचेगा ये सु। अब इससे क्या होगा? लट तिप सप आएगा। यदि वादिका लोगे तो रूप क्या बनेगा? हैं? सवती। और स्वादिका लोगे सुनोती, और अदादिका लेंगे सौती। ये वादिका है, ये जो आपका स्वादिका है, ये अदादिका है। तीन गण में आया है सुधातु। यदि केवल रस्व दिखा करके हम यू न दिखा करके केवल रस्व दिखा के अनुनासिक दिखा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इस ऊ की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? सहल, केवल हलन तो सब बचेगा, वही धातु नहीं है। जो ऊ दिखाना है अपने अनुनासिक ऊ दिखाएंगे तो उसकी संज्ञा होगी, उसका लोप हो जाएगा। ऊ का प्रश्लेष मानना पड़ता है, रस ऊ का, अनुनासिक उकार, वही संज्ञा कर लोप हो गया तो बचेगा रस सुई बचेगा, उसी का रूप चलेगा। सवती सवत सवंती, सवसी सवत सवथ, सवामी सवावह सवाम। यह सुनोति सुनुत सुनवंती, सुनोषि सुनुत सुनुथ, सुनोमि सुनुवा सुनवह सुनुमा सुनमहा। विकल्प से नू के वो लोप हो जाता है। सुनुवह सुनवह
सुनुमः सुन्मः फिर बनेगा। और यहाँ सौती सूता सुवंती सुवंती बनेगा। सौती सुता सुवंती सौशी सुता सुथा सोभी सुवह सुवह फिर बनेगा। अच्छा ये हो गया। इन्होंने नीचे गिनाया अष्टाध्यायी पाठ, धातु पाठ, यौनादि सूत्र लिख दिया 3 नंबर में गलत लिख दिया। परिभाषा पाठ, गण पाठ और लिंगानुशासन। यौनादि तो पाणि का है ही नहीं, यौनादि जो है पाणिनि का है ही नहीं। लेकिन उपदेश में आता है, उपदेश में तो और भी चीज़ आएंगे, वार्तिक भी आएगा ना। धातु सूत्र गण उनादि तो आएगा। धातु सूत्र गणो अनादि वाक्य, वाक्य माने वार्तिक, वाक्य लिंगानुशासनम। इसलिए ये भी सब ले उपदेश कोटि में आ जाते हैं। ये भी सब क्या है, उपदेश कोटि में आते हैं। अब बहुत विचित्र सोता आएगा। हलंत्यम हलंत्यम। अच्छा हलंत्यम, यहाँ 2 हलंत्यम, एक के अंदर 2 छिपा पड़ा है। ये प्राचीन व्याकरण थोड़ा अलग ढंग से लेंगे। और इन्होंने क्या लिया, हस्य ल इति हल। इस प्रकार एक हल हो गया। हल च इति हल, एक शेष कर दिया। ये हल क्या है, हकार का हल बोल दिया पहले वाला, ये है। और दूसरा क्या है, पूरा हल प्रत्याहार है। ये दिखा रहे प्राचीन व्याकरणों के हिसाब किताब है। हकार के समीप में जो ल है, हकार के समीप में जो ल है, कहाँ है हकार के समीप में ल, अंतिम सूत्र हल में, अंतिम सूत्र पहले वाले में हकार के समीप ह य व रट लण, वो दूर है ह से ल। हस्य ल कहने से लण के लकार नहीं ले सकते, क्यों, विप्रकृष्ट दूर है। हकार के समीप में जो अव्यवहित पर में जो ल है, ऐसे कहने से मुझे कहाँ मिलेगा, जो हल सूत्र है, 14वां सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में 14वां सूत्र है। इस ल मात्र की पहले संज्ञा करो बोल रहा, हकार के समीप में जो ल माने 14वां सूत्र में जो ल है उसकी संज्ञा पहले कर लो। ये उसलिए संज्ञा कर लेंगे तो अब हमें सूत्र लगाएंगे आदिरंत्येन सहेत। आदि से क्या लूंगा, हयवर्ट का ह, अंत से लूंगा लकार, जिसकी पहले ह से ल बोल करके जिस ल की संज्ञा किया उस ल को पढ़ो। अंत्येन इता कैसे, वो ल को पकड़ूंगा। अंत्य ल की संज्ञा कौन किया, पहले वाला हिस्से वाला हस्य ल ने इत संज्ञा कर दिया। और उस इत संज्ञा लकार को लेकर के पुनः पहले वाला हकार से शुरू करूंगा तो हल प्रत्याहार मिलेगा। तार्श हल अंत्यम सूत्र कहेगा, उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्। ये प्राचीन की परंपरा की प्रक्रिया है, लेकिन यह उचित नहीं है। एक ही सूत्र के द्वारा पहले हकार के लकार की संज्ञा करेगा और उसी लकार को लेकर के हल प्रत्याहार भर के अंत्यों की संज्ञा कर देगा। यह वाक्य भेद दोष होता है। एक वाक्य में ऐसा 2 अर्थ नहीं ले सकते। इसे में क्या करना पड़ा, नवी व्याकरणों ने सोचा कि ऐसा नहीं करूँगा, किंतु पहले प्रत्याहार बना अलग, हली अंत्यम इति हलंत्यम, एक बना लो, हली अंत्यम
इति हलंत्यम। इसमें क्या है, दो पद है, एक है सप्तमी का एक वचन, एक प्रथमा का एक वचन, दो पद है। ऐसा हलंत्यम सूत्र एक बन गया। और एक सूत्र, दूसरा सूत्र है, वो है हलंत्यम एक ही पद है, प्रथमा का एक ही पद है। एक पद वाला सूत्र और दो पद वाला सूत्र, दो सूत्र है हलंत्यम। ये कैसे निकलेगा दो सूत्र? पढ़ने तो एक ही बोला है। एक बार उच्चारित वस्तु का दो अर्थ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या प्रक्रिया है डबल करने का? तीन तरीके से किया जाता है। पहला वाला है प्रक्रिया आवृत्ति, दूसरा है तंत्र, तीसरा है एक शेष। आवृत्ति करो, हलंत्यम हलंत्यम, दो बार बोल दो। और पहला हलंत्यम सूत्र का अर्थ हो जाएगा हलि अंत्यम। हल सूत्र में जो अंत्य है कौन? ल, उस अकेले का संज्ञा होगा। फिर दूसरा हलंत्यम सूत्र क्या आएगा? वहां लांग उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। क्योंकि जब हल प्रत्यार बन गया, हलि अंत्यम से क्या हुआ? लय संज्ञा मिल गया मेरे को। जो लय संज्ञा मिल गया है उस संज्ञक वर्ण को लेकर के हम आदरंतर से लगा करके हल प्रत्यार बना लेंगे। जब हल प्रत्यार बन जाएगा तब दूसरा हलंत्यम कहेगा उपदेश अंत्यम हल इत्स्यात्। या तो आवृत्ति कर लो अथवा तंत्र। तंत्र किसको कहते हैं? सकृद उच्चरितत्व सति अनेकार्थ बोधकत्वम। सकृद उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम। सकृद उच्चरितत्व सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। एक बार उच्चारित होते हुए भी अनेक अर्थ बोध कराने के अनुकूल आपको ग्रहण करना है। अच्छा, तंत्र यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें दो पद अलग करने और एक पद वाला सूत्र अलग करना है। अतः ये तंत्र से यहाँ पर नहीं हो सकता, किंतु आवृत्ति से हो सकता है और एक से भी हो सकता है। हलंत्यंच इति हलंत्यम कर दो। हलंत्यम च इति हलंत्यम। इसे रामश्च रामचेति रामो गीयते, एक पद भाव करूंगा। नपुंसकलिंग एक, कि समाहारद्वंद समास में क्या होता है? एक शेष करने पर नपुंसकलिंग एक वचन हो जाता है। तो हलंत्यम च इति हलंत्यम। ऐसे हम एक शेष के द्वारा भी ग्रहण कर सकते हैं यहाँ, और आवृत्ति के द्वारा ग्रहण करेंगे। तंत्र यह संभव नहीं होता है। अन्यत्र तंत्र से भी ग्रहण करेंगे, उसके भी दृष्टांत आएंगे। अतएव दो ग्रहण हुआ। एक है हलि अंत्यम। हलि अंत्यम क्या है? माहेश्वर सूत्र जो 14वां सूत्र है हल, उस सूत्र में जो अंत्यवर्ण है कौन? ल, उसका संज्ञा हो, ये इसका अर्थ हो जाएगा। जब ल संज्ञा बन गया, हमें मिल गया, तब आदरंतर से लगा दूंगा तो आदि कौन लूंगा? ह, अंत कौन आ गया? ल, मिलाकर के हल प्रत्याहार बन गया। जब हल प्रत्याहार बन गया तब दूसरा सूत्र लागू होगा। उपदेश में क्या अंत में विद्यमान जो हल है उसका इत संज्ञा हो। ऐसे क्यों करना पड़ा, इसकी चर्चा कल करेंगे।